जमील है। जयपुर में ही रहता हूँ, जयपुर में ही पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं शिक्षा हासिल करी। MA BEd मैंने कर रखा है और हमारे खानदान में सभी लोग सरकारी नौकर रहे। मैं ही एक ऐसा निकला कि मैंने सरकारी नौकरी होते हुए ज्वाइन नहीं करी। हाँ, बिल्कुल बेशक हो सकता है। हमारे वालिद साहब ने बोला कि यार मेरे 2 बच्चों की सरकारी नौकरी है, इनका तो ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे को कौन संभालेगा। मैं बिल्कुल सही कर रहा, तो बोले तुम यही रहो हमारे पास। तो जयपुर रहे था, फिर स्कूल हमारी चलती है वीकेंड के नाम से जयपुर में, तो मैंने स्कूल्स खोली और माशाल्लाह 9 स्कूल्स हैं, 4000 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं। उसमें भी 4000 जैसे बच्चे हैं तो 3500 बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिनकी फीस में कंसेशन है या काफी सारे बच्चे फ्री भी हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि पढ़ाई की मतलब फीस की वजह से कोई बच्चे को पढ़ाई की दिक्कत ना हो। कोशिश ये रहती है क्योंकि हमने वो दिक्कतें झेली हैं, देखी हैं। हमारे वालिद साहब हमें साइकिल पे स्कूल ले जाया करते थे और फिर छोड़ते थे। 3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाई होती थी, स्कूल से हमें कंसेशन मिल जाता था फीस में, तो हमारी पढ़ाई उस स्कूल में हो गई। तो वही हमारे जहन में हमेशा रहता था। हमारे वालिद साहब ने भी हमें जब स्कूल खोली तो यही समझाया कि भाई तुम लोग जैसे पढ़े हो, जिस तकलीफ से दिक्कतों से आज हम इस मुकाम पर आए हो, वो तुम्हें वापस भी देना है फिर। तो उसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़े और स्कूल खोली। धीरे धीरे कई सारी स्कीम्स हमने निकाल रखी हैं। काफी सारे बच्चे 50% कंसेशन पे हैं, काफी 75% कंसेशन पे हैं। हमारी बेवाएं जो हैं और जो इकलौती माँ है मतलब बच्चों की, वो जो ही वही संभाल रही है या अपने पेरेंट्स के पास रह रही मदर, उनके बच्चे फ्री हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट फ्री कर रखा है हमने। तो काफी सारे बच्चे हैं जो तकलीफ में उनको फ्री करते हैं। तो एजुकेशन में हमारा बैकग्राउंड रहा है, पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कभी कोई नाता नहीं रहा। हमारे दादाजी कर्नल हुआ करते थे आर्मी में, वालिद साहब सरकारी नौकरी में। मेरे 2 भाई, एक DYSP है, एक RAS, तीसरा मैं बच्चा। मैं एजुकेशन सेक्टर में आ गया, मैं स्कूल चलाता हूँ। फिर मुलाकात हम लोग देखते थे अपने यहाँ के हालात, कंडीशन, अपने बच्चों को देखते थे। जहाँ हमने स्कूल खोली, शहर में स्कूल खोली हमने 4 दीवारी में, जहाँ सबसे ज्यादा बदतर हालात है हमारी एजुकेशन के, स्पेशली हमारी कौम के हालात वहाँ सबसे ज्यादा बदतर हैं। हम चाहते तो सिविल लाइन्स ये स्कीम बनी पाक, वैशाली नगर, यहाँ स्कूल खोल सकते थे जहाँ हमें कतई कोई तकलीफ नहीं होती, ना फीस की तकलीफ होती, ना अच्छे टीचर्स लाने की तकलीफ होती, ना सिस्टम हमें सेट करने की तकलीफ होती। लेकिन हमने स्कूल वहाँ खोले जहाँ हमारी कौम को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहाँ हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया। एक खुशी की बात हमें ये देखने को मिली, इतने सालों में जो हमने नोटिस किया, तो जो हमारी बहनें हैं वो बहुत एक्टिव हुई पढ़ाई को लेकर। जो बच्चों की माएँ हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही पढ़ाई को लेकर, बच्चों की तालीम को लेकर, कि भाई बच्चों की तालीम के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, मेहनत करेंगे, अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। बड़े वाले जो भाई हैं अकील साहब, वो RS थे, तो उन्होंने RS की नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी, उनका ट्रांसफर कर दिया, उनको परेशान करने लगी सरकार, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ने के बाद वो स्कूल संभाल रहे कि मैं इन बच्चों को संभालने, हमारे लिए वो बड़ी चीज है। तो वो डेली 100 से 150 पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ाई एजुकेशन को लेकर। ये चलता रहा काफी टाइम से। असद साहब से मुलाकातें होती थी, हमारी बातचीत होती थी उनसे, कभी दिल्ली मुलाकात होती, कभी हैदराबाद मुलाकात होती। उन्होंने बोला कि आप लोग इतने एजुकेटेड हो, आप लोग ऐसे स्कूल्स चला रहे हो, लोगों को एजुकेशन दे रहे हो, हमें भी हमारी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पढ़े लोग के समझदार लोगों की जरूरत है, तो आप लोग क्यों ना पार्टी ज्वाइन कर लें। तो हमारे भी मन में वो डाउट जो सभी के मन में था, जो सभी लोग कहते थे साहब ओवैसी साहब कुछ ऐसा बोलते हैं कि लोग भटक जाते हैं या बी टीम होती है, इस तरह के डाउट साहब ने बोला भाई क्या हुआ, आप लोगों ने सोचा? तो साहब ने कहा साहब ये बात है
आप बताए इसका रास्ता? बोले आप एक काम करो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लीजिए, आप मेरी सभी स्पीच यूट्यूब पे आप सारी सुनिए। एक भी स्पीच में आपको अगर ऐसा लगे कि मैं कहीं भी किसी को भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ या मैंने कुछ ऐसा गलत बोला, तो आप पार्टी ज्वाइन ना कीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं। हमने बाकायदा टाइम लिया, 2 3 4 महीने लिए बाकायदा, रोज आपको 4 घंटे हम आपकी स्पीच ही सुनते थे, और वो स्पीच सुन के हमको मोटिवेटेड तो उनसे, इंस्पायर तो उनसे पहले ही थे, सुन के और बहुत ज्यादा हो गए कि साहब मतलब एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा कायद जो मतलब पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा कायद हमें देखने को मिला जो मतलब हर बार जब भी मुंह खुलता है हमारी परेशानियों के लिए ही खुलता है कि हमें कैसे ना कैसे बढ़िया से बढ़िया तालीम हासिल हो, अच्छी रोजगार हमें मिले, हमें मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तकलीफें ना हो। प्लस जो भी नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो CA NRC वाला हो, हिजाब वाला हो, 3 तलाक वाला हो, चाहे नेशनल डेमोग्राफी वाले मुद्दे हो, चाहे चीन कब्जा कर रहा है, भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, किसी भी तरह का मुद्दा है, हर चीज की नॉलेज उनके पास जबरदस्त है। कोई भी तकलीफ है कहीं पर भी हिंदुस्तान में, चाहे मॉब लिंचिंग वाले केसेस जो सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहे हो केसेस, आप अलवर साइड आप मेवात में आए तो सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग केसेस हमारे वहां है, उसके बारे में बोलते हैं तो वो बोलते हैं, किसी की जुबान नहीं खुलती। तो हमने देखा 545 में से वही ये एक इकलौता शख्स, वाहिद शख्स खड़ा होता है और सब चुप हो जाते हैं जब इनको 6 मिनट मिलते हैं बोलने के फिक्स टाइम। उस 6 मिनट में ऐसी तकरीर करते हैं, ऐसे सवाल जवाब डालते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार चुप हो जाती है, सरकार के पास जवाब नहीं होता फिर देने में। हम काफी इंस्पायर हुए, फाइनली हमने कहा पार्टी ज्वाइन करेंगे। 31 मई 2022 को पार्टी लॉन्च हुई राजस्थान में। एक कोर कमेटी बनाई गई कि भैया आप लोग पार्टी का प्रचार प्रसार कीजिए, राजस्थान में लोगों को जोड़िए, सदस्यता अभियान चलाइए। वो हमने चलाया काफी टाइम तक। फिर अभी राजस्थान की प्रदेश की कार्यकारिणी भी बना लीजिए। तो हमने कहा भाई बढ़िया लोग हमें मिलते जाएंगे और हम लोग जोड़ते जाएंगे और एक कार्यकारिणी बना लेंगे। तो अभी 2 जुलाई को माशाल्लाह प्रदेश की कार्यकारिणी भी घोषित हो गई। इस तरह से काम चल रहा है। अलग अलग विधानसभाओं में करीब 30 से 40 विधानसभाओं में हम लोग काम कर रहे हैं, जहां उनमें से भी 20-22 विधानसभाओं में हमने हमारी कार्यकारिणी बना दी है, जहां हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग वहां चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे। उसी में से एक विधानसभा हमारी हवा महल है, जहां से मैं खुद चुनाव लड़ने वाला हूँ AIMIM पार्टी की तरफ से। तो मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए होगा हर तरह से। आप खुद आप आगे आए, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, जितनी भी तंजीमें हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो सब इकट्ठा हो जाए एक बार। क्योंकि अभी क्या होता है, हम लोगों में अलग अलग तंजीमों में हम लोग बटे हुए हैं। तो वोट जो होता है, जो हमारी ताकत है, या डेमोक्रेसी में हमारी वोट है ताकत, हम लोग के अलग अलग गुटबाजी करते हैं। और पता चला, अगर आप हवा महल विधानसभा की हम बात करते हैं तो पता चला 20 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 25 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हवा महल में होते हैं। और होते कौन है? सब हम लोग ही होते हैं। मैं खड़ा हो गया, ये खड़े हो गए, ये भी खड़े हो गए, ये भी खड़े हो गए, ये भी खड़े हो गए। कोई 500 वोट ले जा रहा है, कोई 400 ले जा रहा है, कोई 700 ले जा रहा है, कोई 800 ले जा रहा है। तो वो वोट बढ़ जाता है, टूट जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मेरी दरख्वास्त ये रहेगी सभी से, जहां भी मैं जा रहा हूं, कि इकट्ठे हो जाइए, मिल जाइए। कांग्रेस और बीजेपी का खेल हमने देख लिया है। एक बार आप आओ, एक बार हम राज करते हैं, एक बार आप आओ, एक बार हम राज करते हैं। अशोक गहलोत वसुंधरा राज्य की सांठगांठ सबको पता है कि किस तरह से आपस में इन लोगों की गठजोड़ रहता है। अशोक गहलोत की सरकार वसुंधरा राज्य अशोक गहलोत की सरकार बचा रही है। अशोक गहलोत के खुद के उप मुख्यमंत्री उनकी सरकार गिराना चाह रहे हैं। मतलब कौन किसके साथ मिला हुआ है किसी को नहीं पता। आप ये देखिए कि हमने जब से होश संभाला है कांग्रेस को वोट दिया, बेशक दिया है। हमने 90% से ज्यादा वोट दिया है। हम लोग माइनॉरिटी जो है जितना वोट करती है, वोट परसेंटेज की अपन बात करें, हम जो वोट परसेंटेज हमारा है कि हम वोट डालने जाते हैं बूथ तक, वो मेजोरिटी का नहीं है। हम लोग 90% जाते हैं तो वो 50 से 60% ही जाते हैं। हमारे वोट पे हमेशा ये लोग जीते हैं।
और हमारे महल्ले, हमारे एरिया, हमारे गलियां आप देखेंगे, इनके गलियों से कंपेयर करेंगे, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। हम रहते मकान 50 गज के मकान में 20 लोग, ये लोग 500 गज के मकान में 5 लोग रहते हैं। कंपेयर नहीं कर सकते हम चीजों को। हमारे यहाँ गाड़ी 4 दिन में एक बार कचरा लेने आती है, इनकी गलियों में 1 दिन में 4 बार आ जाती है। कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम ये लोग बटन दबाते हैं, पानी आ जाता है, हम लोग इंतजार करते हैं 4 बजे पानी आएगा, पानी की टंकी बन जाए, मंत्री जी से गुहार लगाते हैं, मंत्री जी को उद्घाटन कर देते हैं, टंकी नहीं बनती है। अभी ताजा केस 19 और 23 नंबर वार्ड का मेरे पास आया कि मंत्री जी, जल्द आए मंत्री जो कि यहाँ के एमएलए भी हैं, वो उद्घाटन करके टंकी नहीं बन रही है, क्योंकि 23 और 19 दोनों कह रहे हैं कि हमारे बनाओ टंकी। ये क्या मतलब है? आप तो जल्द आए मंत्री, 2 टंकी बना दो। पानी में मारामारी 70 साल बाद भी हम लोग यहाँ बैठ के अगर हम ये डिस्कस करें, या आपके एरिया के एमएलए साहब या आके बोले, पार्षद ये बोले कि मैं तुम्हें पानी की सुविधा दे दूंगा, 70 साल बाद कि हम इस पे, इन मुद्दों पे बातें करेंगे, पानी पे या बिजली पे या सड़क पे या स्कूल पे, स्वास्थ्य पे, अस्पताल पे, ये तो मुद्दे ही नहीं होने चाहिए। ये तो कब के खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन खत्म क्यों नहीं हुए मुद्दे? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनको वोट देते आए हैं। चुनावी मुद्दे ही है इनके पास कि मैं तुम्हारे यहाँ सड़क बनवा दूंगा। सड़क बनते ही तो हम लोग इतने भोले होते हैं मोमिन, हम तो बिक जाते हैं तुरंत। कंधे पे मेरे हाथ रख दिया, अरे जमील भाई कैसे हो, इतने में तो मेरे साथ पूछते उसको वोट दे देंगे कि मेरा नाम ले दिया, मेरे बच्चे के बर्थडे पे आ गए, उतने में हम वोट दे देते हैं। इन चीजों के लिए थोड़ी हमने इन लोगों को चुन के भेजा है, हमारे हक के लिए, हमारे हुकूक की आवाज उठाने के लिए भेजा है। मॉब लिंचिंग होती है, नासिर जुनैद को अलवर में एक बजरंग दली उठा के ले जाता है, जिंदा जला देता है। एक एमएलए का मुंह नहीं खुलता। हम उन 9 एमएलए की बात करते हैं जो हमारे कौम के हैं, जो हमारे सरपंच है इस सरकार में, जिन्हें हमने चुन के भेजा है कि ये हमारी आवाज उठाएंगे, हमारे लिए बोलेंगे। एक एमएलए ने नहीं बोला। एक जो वहां की लोकल जो एमएलए थी, वो आई, तुरंत उन्होंने देखा मामला गर्म हो रहा है, लोग धरने पे बैठ रहे हैं, उन्होंने फटाफट उस मामले को रफा दफा कर दिया। यहाँ एक एमएलए नहीं गया। इसी तर्ज पर हमारा भाई कन्हैया लाल, जिसकी हत्या हुई उदयपुर में, इसका हम कंडेम करते हैं, बहुत गलत हुआ। उसके वहां पूरी सरकार पहुंच जाती है विदिन 24 आवर्स, 50 लाख और 2 सरकारी नौकरी। जुनैद और नासिर ने क्या गुनाह किया था? किसी की जान लेना, किसी भी तरह से जान लेना बराबर गुनाह है, गुनाह अजीम है। आप किसी इंसान को कैसे मार सकते हो? अच्छा, जुनैद पालता था 13 बच्चे, 6 खुद के साथ उसके जो बड़ा भाई है, जो थोड़ा दिमाग से कमजोर है, उसके 7 बच्चे, 13 बच्चों की परवरिश जुनैद करता था। सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। 3 योजनाओं में 5-5 लाख रुपए की घोषणा की। कौन सी योजना है? जो सबके लिए है, जो जुनैद के पड़ोसी भी उस योजना का लाभ उठा रहा है। जो सरकारी योजना है, जो सभी के लिए है, उनके लिए स्पेशल क्या किया सरकार ने? तो हम सरकार से ये भी पूछते हैं कि भाई आप इतना डिफरेंशिएट क्यों करते हो इनमें और हम में, किसी भी चीज में, इतनी बड़ी चीज में भी और एक छोटी लोकल चीजों में भी, कि हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, हमें दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे, अभी हम लोग आए पैर बचाते बचाते, देखो आप ये हाल है, कोई गिर जाए, अभी मैं फिसलता बचा, यहाँ पे मैं तो गिर जाता नहीं। हमारे मोहल्लों में क्यों है ये हाल? कीचड़ गंदगी का था, बड़ी तकलीफ है। अब इसमें कैसे हो जाएगी नमाज, कोई बता देगा? वाला कोई समझने वाला नहीं है। आपके एमएलए साहब, हमारे जो माननीय एमएलए साहब है, वो कितनी बार आ गए यहाँ पे इस मौसम में, इस माहौल को देखने कि क्या तकलीफ है। ना पढ़ाई पे फोकस है, ना अस्पताल पे ढंगे खुलते हैं यहाँ पर हमारी गलियों में। इनसे हमें मतलब इन लोगों को हमसे तकलीफ क्या है, जबकि हमारा पूरा वोट देते हैं हमारे लोग, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, 9 जो एमएलए हैं, 9 जिन्हें हम 9 रत्न बोलते हैं, वो चुनाव से पहले आते हैं, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका मोमिन हूँ, भाई हूँ, मुझे वोट दीजिए। हमने वोट दिया, जीतते ही वो हो जाते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस में क्या कल्चर है? जो इनके
महामहिम श्री श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला स्टैंड अप तो ये खड़े हो जाते, उन्होंने बोला सिट डाउन तो ये बैठ जाते। ये चलता है। सर, आपने हवाई क्षेत्र में क्या जस्ट किया है? किस चीज की आवश्यकता है? एज ए लीडर आपको क्या लगता है किस चीज की आवश्यकता है इस क्षेत्र में? किस चीज की आवश्यकता? सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, आवश्यकता देखिए हमारे कौम की, मैं हमारी कौम की बात करूँ, हाँ बिल्कुल कौन की तरह ठीक है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है एजुकेशन। सबसे ज्यादा नशे की वजह बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको बताने, मैं आप उस मोम में आने वाला था, क्योंकि मैंने कब्रिस्तान वाले जो एरिया देखे, सबसे ज्यादा नशे के कारोबार उन एरिया में हो रहे हैं जहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ जंगली जानवर बैठते हैं। बहुत लोग देखे हैं मैंने जो नशे कर रहे हैं। इतना नशा चल रहा है 90% से ज्यादा बच्चे उसमें बच्चे बिल्कुल है। उसमें ये तकलीफ है, ये सिर्फ बच्चे की तकलीफ नहीं है। एजुकेशन ना होना भी इसका एक एजुकेशन की देखिए सारी चीजें है ना, एजुकेशन पे ये तालीम, दूसरी बात ये सामाजिक बुराई है। बिल्कुल है। ये सिर्फ बच्चे की तकलीफ नहीं है। एजुकेशन ना होना भी इसका एक एजुकेशन की देखिए सारी चीजें है ना, एजुकेशन पे ये तालीम, दूसरी बात ये सामाजिक बुराई है। बिल्कुल है। अच्छा, बच्चा अगर तालीम करने स्कूल जा रहा है, मदरसे जा रहा है, जहाँ भी वो तालीम हासिल कर रहा है, अगर वो प्रॉपर रेगुलर वहाँ जा रहा है, उसे 4, 6, 8 घंटे वहाँ तालीम दी जा रही है, उस बच्चे के जहन में इस तरह की चीजें आएंगी नहीं। मैं इनके साथ बैठ के तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो इनके जहन में जो है वो मेरे अंदर आएगा, मेरे अंदर जो है वो इनके अंदर जाएगा। ऐसे ही होगा। हम हमारे घर वालों के, हमारे वालिद के, वालदा के पास बैठेंगे, वो जो हमें सिखाएंगे, हमारे जहन में वो चीजें आएंगी। तो अगर हमारा ग्रुप ही ऐसा होगा जो तालीम याफ्ता है, जो लोग इसी चीज में लगे हुए हैं, तो हमारे जहन में वो चीज आएगी भी, हम उस तरफ बुराई की तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन अगर हम बुराई की तरफ जा चुके हैं तो उसका भी इलाज है, हमें उनको भी वापस ले आना है, ठीक है। लेकिन ये तकलीफ जो है, ये ना कांग्रेसी समझेगा, ना आपका बीजेपी वाला समझेगा। ये तकलीफ आपका एक मौमिन ही समझेगा कि हाँ, हमारी कौम यहाँ बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, हमें इसको सुधारना है, आगे बढ़ाना है। हम लोग फिर बाद में बात करते हैं, अरे यार हमारे तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही देखते आ रहे हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने आदत डाल ली है इसमें। आदत इसलिए डाल ली है क्योंकि हम इसके अगेंस्ट खिलाफ आवाज नहीं उठाते, हम बोलते ही नहीं है। हम तकलीफों में रहने के आदी हो चुके हैं, हम आवाज ही नहीं उठाते, हम बोलते ही नहीं है। MI रोड पे नारे लगाए तो MI रोड पे महीने करेंगे, नबी साहब के खिलाफ नारे लगाए, नबी करनी सेना ने। के खिलाफ गुस्ताखी की गई, करनी सेना के कुछ लड़कों ने 9 रत्न का मुंह नहीं खुला। इकराम साहब गए FIR कराने के, ये इन्होंने FIR कराई, 2 लड़कों को तुरंत गिरफ्तार किया। 2 लड़कों, इनका मुंह नहीं खुलता कभी। वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, खुद इनकी शहर पे कब्जे हो रहे हैं 9 रत्न की, तब तो ये क्या ही बोलेंगे। अभी नवाब कल्याण खां का बाग जो कालूपुरा में जो जमीन है, जिसपे MLA क्वार्टर्स बने हुए हैं, वो कितना मामला तुल पकड़ा। हमने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। 2 तारीख को सदर साहब ने भी बोला उसके लिए, 3 तारीख को उस पर स्टे आया। आपके अमीन का किसी का एरिया, वो गहलोत जी को बुला रहे हैं फीते कटवाने वहां के डेवलपमेंट के लिए, वो जमीनें बिकवा रहे हैं वहां की, जबकि उनको पता है ये वक्त की जमीन है। रफीक खान उस वक्त कमेटी का मेंबर है, उनको पता है। तो ये जो नुमाइंदे हैं जो हमारे, जिन्हें हम माशाल्लाह कहते हैं, तो तकलीफें हैं, ये सबको दिख रही है, सबको पता है, कोई बोलता नहीं है। किसी में हिम्मत नहीं हमारे में कि ये बोल के आवाज उठा दे। हम बोलते हैं क्योंकि हमें डर नहीं है किसी से, हम बोलते हैं। जी, वो बंदा भी अगर वहाँ से ही आया तो 100 साल ये नहीं था कि मैं मुझे कौन सा कुछ भला करना, वो हो रहा है कुछ ना कुछ, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। एक बड़ी वजह मुझे जो लगती है वो ये है कि जितने भी अभी जो हमारे नुमाइंदे हैं, ये ऑलरेडी इतने पैसे वाले लोग हैं कि एक लेवल पे आके आदमी उस पैसे से ऊपर उठ जाता है, उसे पावर चाहिए होता है कि मुझे ब्रांड बना दो, सब लोग मेरे बैठे, मुझे सुने, मेरे चारों तरफ घूमे फिरे। तो बिजनेसमैन जो लॉबी होते हैं, सब बिजनेसमैन होते हैं, उनको ये होता है कि भाई ऐसा तो खूब कमा लिया, अब क्या बचा, अब पावर आनी चाहिए। पावर तो क्या है, पावर एक इल्यूजन है। पावर दिखती नहीं है, नहीं हवा में रहती है पावर।
जो आपको कभी नजर नहीं आएगी, आप महसूस नहीं कर पाओगे उसको, और कब निकलेगी यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। और फिर आपके पास एक आदमी नहीं बैठेगा अगर आप उस जहन से अगर यहाँ आए हो। क्योंकि हमने यहाँ ये देखा है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग रहते तो मतलब अच्छा खासा आदमी है, वो दीनदार होता है, नमाजी होता है, और जैसे वो एमएलए साहब के देश में आया या कुछ बना तो वो सारी खुराफातें शुरू कर देता है। बेशक क्या है? बेशक यही हो रहा है, यही हो रहा है। अजीब सा मसला है। पहले अच्छे थे भाई साहब आप, हम वो तो ले दे के आदमी ही है कि आप क्या कर सकते हैं, तो इलाज नहीं है, हल नहीं है उसका। पहले ज्यादा बेहतर काम करते होंगे पॉलिटिक्स में आने से पहले। मैं देख रहा हूँ ना, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जीरो है, पॉलिटिक्स आती नहीं है। अब मुझे शुरू में जब पार्टी ज्वाइन करी तो कई सारे लोग मुझे धमकाने लगे, परेशान करने लगे, आप तुम्हें पॉलिटिक्स ही नहीं आती, तुम्हें पॉलिटिक्स ही नहीं आती। मैंने कहा बेशक नहीं आती है, मैं पॉलिटिक्स करने आया भी नहीं हूँ, मैं खिदमत करने आया हूँ। मैंने काम ही खिदमत करके है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं यहाँ भी मेहनत करूंगा, मैं यहाँ भी मैं खिदमत करूंगा, मैंने काम ही यही है। पॉलिटिक्स मुझे आती ही नहीं, मैं पॉलिटिशियन हूं ही नहीं। मुझे दिखती है चीजें, मुझे दिखती है जो पॉलिटिशियन को नहीं दिखती है। मैं आप ही के बीच में से हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही का भाई हूँ, मुझे दिख रही है यहाँ तकलीफ है। आप ही में चल के आया तो मुझे तकलीफ होगी, या ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। पॉलिटिशियन नहीं आएगा, पॉलिटिशियन को कोई मतलब नहीं होता। उसको 10 माला पहनाई, हार पहनाया, भाषणबाजी साफा पहनाया, माहौल बना, फोटो खींची, फ्री हो। उसका एक बॉडीगार्ड होगा, एक ड्राइवर होगा, 3-4 आदमी इर्द गिर्द होंगे, वो बैठेगा गाड़ी में चले जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। वो आएगा सिर्फ वोट के लिए, वो आएगा किसी शादी में खाना खाने, वो आएगा किसी बर्थडे में केक खाने। मेहनत रेगुलर करनी होती है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, माफ कीजिएगा, दारुसलाम का, जो हैदराबाद में जो हमारा हेडक्वार्टर है हमारी पार्टी का, दारुसलाम, वहां एक लंबी बेंच लगी हुई है, सामने खुला है, पूरा बड़ा मैदान है, कई बीघाओं में, सामने एक लंबी बेंच है। बेंच की इस तरफ पहली कुर्सी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, दूसरी कुर्सी है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, फिर हमारे 6 एमएलए हैं, फिर हमारे कॉर्पोरेटर हैं, सब लाइन से बैठते हैं। आप सोशल मीडिया में फोटो वीडियो देख सकते हैं, देखा भी है। रोज बैठते हैं माशाल्लाह, डेली। सुबह 11 बजे आ जाएंगे, जोहर की नमाज वहीं होती है, 3 से 4 बजे के आसपास तक वहीं बैठे रहते हैं सब, बिला नागा। क्यों बैठते हैं? कि पब्लिक से, जनता से कनेक्ट हो सके, उनकी प्रॉब्लम सुन सके, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हल निकाल सके। रोज मिलते हैं, रोज। क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? लोगों को वो तबलीग जो थाना है, यहाँ वो नशे वाला भी मामला लोग होता है, और ये सारे बड़े बूढ़े रोड पे घूमने आती है। मतलब आप यकीन मानना कि आपका दिमाग बाजार फ्रेश हवा ले देंगे, आपके सर में अगर आपको आदत नहीं है गंदगी में रहने की, सर में कर देंगे। अब आप पार्क, हमारे पार्क में क्यों सफाई होगी साहब? हमारे पार्क में क्यों सफाई होगी? हमें बजट थोड़ी मिलता है। हमें हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है, बजट देने के लिए नहीं। हम सिर्फ 90% वोट लेंगे और 80% बजट उधर जाएगा। यही होता है। बजट नहीं होता, पार्षद की नियत नहीं होती, पार्षद कुछ कहता है ऊपर कि साहब इसका बजट चाहिए, करवाना है काम, तो ऊपर से बना हो जाता है, नहीं यहाँ कुछ नहीं करवाना, बजट नहीं है अभी। तो ये तो बहुत बुनियादी चीजें हैं। बुनियादी इनके लिए, मैं वही कह रहा हूँ, इन चीजों के लिए बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले का पार्क अच्छा करवा दो, ये इसके लिए बोलेंगे क्या? मतलब इनको क्या नहीं दिखता क्या? ये भी तो यही रह रहे हैं, इनका मोहल्ला नहीं